नमस्ते हमारे दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों। और पेपर में 3 महीने बाद आने वाले सवाल आपको पहले ही बता रहा हूं, तो चुपचाप कर लीजिए मेरे भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हम लोग अपने चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं क्वालिटी लेवल के मेरे भाई। और ये मेरा विश्वास है और आपको भी पता है क्लियरली कि इनसे सीधे सीधे सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना है मेरे भाई। आप देखो ये हमारा चैनल है, कितने बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूं, है मजेदार। चलिए, तो देखो, जो बच्चे की भैया पहले एग्जाम की डेट आ जाएगी, हमारी छाती पे एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तब पढ़ना शुरू करेंगे, वो बच्चे केवल फॉर्म भरते हैं। लेकिन जिसको कुछ करना होता है वो पहले से अपनी रणनीति, अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रेटजी जो है, अपनी तैयारी पक्की करके चलता है। तो वही मैं आपकी तैयारी पक्की करवा रहा हूं। और आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे, टेस्ट रैंकिंग पे, वेबसाइट पे भी जाओगे, तो आपको यहां पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। जैसे मान लो किसी बच्चे का दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर है, तो इसके प्रीवियस ईयर के टेस्ट यहां पर फ्री डले हुए हैं। कोई बच्चा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर देना चाहता है, तो देखिए हेड कांस्टेबल के यहां पर ये 24 टेस्ट फ्री डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप ये मॉक टेस्ट भी लगाया करो, अभी एक दिन छोड़ के लगा लिया करो, पर मॉक टेस्ट लगाया करो, उससे बहुत फायदा होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहले सवाल से, सवाल नंबर 1। वॉकिंग एट 2/5 of his normal speed, Abhijit is 18 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office. देखिए भाई, अभिजीत अपने घर से ऑफिस जाता है काम करने के लिए, हम भी आते हैं मेरे भाई। अगर अभिजीत अपनी नॉर्मल स्पीड का 2/5 से चलता है, यानी कि अभिजीत ने स्पीड कम कर दी, नॉर्मल स्पीड का 2/5 कर दी, तो 18 मिनट लेट हो जाता है। देखो डिस्टेंस तो सेम है, घर से ऑफिस जा रहा का डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अगर स्पीड 2/5 गुना कर दी तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 5/2 गुना। यानी कि अभिजीत को अगर पहले 2 यूनिट टाइम लगता था यूजुअली, तो 5 यूनिट समय लगा, यानी कि अभिजीत को 3 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगा। जबकि सवाल के अनुसार अभिजीत कितना लेट हुआ, 18 मिनट। तो 3 की वैल्यू ही सवाल में 18 मिनट है बच्चों, 6 गुना। यानी कि अभिजीत का यूजुअल टाइम कितना है, 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी, 12 मिनट। तो अभिजीत को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में यूजुअली कितना समय लगता है, पहला ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, 12 मिनट। ठीक है, तो ये देखो, मैं हर टेस्ट में बढ़िया बढ़िया वैरायटी के क्वेश्चन आपको कराता हूं, रिपीट नहीं करता मेरे भाई, और बेहतरीन तरीके सिखाता हूं। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 72, 90, 54 है, तो उसका एरिया ज्ञात कीजिए। बेसिक मेंसुरेशन आएगा आपके पेपर में, करनी पड़ेगी आपको। अगर आप ध्यान से देखें तो ये त्रिभुज कुछ स्पेशल सा लग रहा है। प्यार से देखें तो ये तीनों ही साइड जो 18 से कट रही हैं। क्या भैया, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 तिया 54, यानी कि इस ट्राइंगल की साइड 3, 4, 5 का मल्टीपल है। और आपको पता है अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज होता है। ये आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। बस यहाँ 3, 4, 5 का 18 गुना ही तो कर दिया गया, तो समकोण त्रिभुज है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा आपकी 90 होगी हाइपोटेनस, और ये दोनों साइड 72 और 54 90 डिग्री बनाने वाली होंगी। तो इस समकोण त्रिभुज, पूरा नहीं लिखना, किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा 1/2। एक भुजा 72 और दूसरी आपकी 54 है। ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है भाई, 2 से 72 आपका 36 बार चला जाएगा। ओके, तो 9 का मल्टीपल आएगा, यानी कि मेरे भाई आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कि 6 चौक 24, एंड में 4 भी आएगा। ये दोनों आंसर तो है नहीं, और 9 का मल्टीपल ये ऑप्शन है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। सी ऑप्शन उत्तर हो गया, बात खत्म, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है। इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देता है दुकानदार। दुकानदार को 126 रुपए का लाभ होता है। पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एमआरपी आपको बताने नहीं कर पाओगे क्या, सवाल हर कोई बच्चा कर लेगा। पंखे का जो एक दुकानदार जो है, एक पंखे का जो प्राइस है वो उसके लागत मूल्य से 44% ज्यादा लिस्ट करता है। मान लो अगर किसी पंखे का क्रय मूल्य 100 है,
तो उसका जो प्राइस उसने लिस्ट किया यानी कि जो एमआरपी लगाया है 100 से 44% ज्यादा। एमआरपी कितना लगाया बच्चों? 144। पंखे का सीपी 100 है तो एमआरपी कितना है? 144। अब दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देकर, छूट देकर बेचता है। बताओ 144 पे 25% का डिस्काउंट दोगे, 144 का 25% कितना होता है? 36। 144 का 1/4 36 हो गया। 144 पे 36 का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 108 में बिकेगा। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 108। अब आप खुद बताओ 126 का लाभ हुआ, 100 रुपए के सीपी का सामान अगर 108 में बिक रहा है, 100 का सामान अगर 108 में बिक रहा है तो 8 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? तो सवाल में प्रॉफिट कितना हुआ? 126 रुपए का। तो 8 की वैल्यू 126 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा पंखे का अंकित मूल्य, पंखे का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पूछा है 144 की वैल्यू। मार्क प्राइस 144 कैसे आएगा? जब 8 की 18 में गुणा कर देंगे, 18 8 144 होता है ना, 18 8 144, तो सीधा इसकी आप 18 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा कि 18 8 144 आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। तो ये आएगा भैया 6 8 48, एंड में 8 आएगा, ये वाला आंसर नहीं है, पहला ऑप्शन। उसके बाद 18 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल आएगा, डिजिटल सम भी 9 आना चाहिए। 2 8 ये नहीं कटता 9 से, 9 6 8 14 1 15, ये भी नहीं कटेगा 9 से। 8 6 14 4 18, ये नंबर 9 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। खेल खत्म। इतनी मेहनत करनी है बच्चों। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 4, ये बनाइए, करो। एबीसी एक काम को 42 56 63 दिन में कर सकते हैं। 7 में काम शुरू किया, ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले, बी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। कुल काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या लगभग बताइए, लगभग कितनी है? ओके, बढ़िया सवाल। बच्चों 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए किसी काम को कर सकता है 42 दिन में, बी वही काम करता है 56 दिन में, और सी काम करता है 63 दिन में। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल के बताओ, यानी कि इनका एलसीएम बताओ। इनका एलसीएम क्या आएगा? हाँ जी, इनका एलसीएम क्या आएगा? 42 मतलब 7 6 42, 56 मतलब 7 8 56, 63 मतलब 7 नाम 63। तो एलसीएम में 7 तो आएगा, 7 कॉमन है। 6 8 9 का एलसीएम ले लेते हैं तो 72, यानी कि 7 गुणा 72 आ जाएगा एलसीएम, जो कि हो जाएगा 504। तो टोटल वर्क हो गया प्यारे स्टूडेंट 504। तो ए 42 दिन में काम करता है 504, तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी? 7 गुणा 72 को 7 गुणा 6 से भाग करेंगे 12। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? टोटल एलसीएम ये आया ना, 7 गुणा 72 को 7 गुणा 8 से डिवाइड करेंगे, 8 नाम 72 9। सी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 7 गुणा 72 को 7 गुणा 9 से भाग करेंगे, 9 72 8। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई एबीसी की। एक्चुअली अब ये जो सवाल है शिफ्टिंग मेथड से होगा, शिफ्टिंग मेथड से। आप जानते हो? नहीं जानते तो भाई सीख लीजिए। मान लो सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, मुझे ये समय निकालना है। मुझे समय निकालना है कि काम कितने दिनों में हुआ, यहां से शुरू हुआ यहां पे एंड है। इस टाइम में काम कितना हुआ? टोटल 504। मुझे टाइम निकालना है, इस टाइम में टोटल 504 यूनिट काम हुआ। लेकिन काम हुआ किस तरीके से? ये 504 यूनिट काम तब हुआ जब ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, ए ने काम पूरा होने से, और बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ के चला गया। यानी कि तीनों ने साथ में काम शुरू किया था, ए बी सी तीनों ने साथ में काम शुरू किया था, लेकिन ए काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ के भाग गया, बी पूरा काम होने से 12 दिन पहले छोड़ के भाग गया। तब जाके इस समय में, इस टाइम पीरियड में 504 काम हो, मुझे टाइम पीरियड निकालना है। ऐसे सवालों में जब भी ये बात आए ना कि काम पूरा होने से पहले छोड़ के भाग रहे हैं, हमेशा शिफ्टिंग मेथड लगेगा। कैसे लगेगा? देखो, अगर मान लो ए छोड़ के ना जाता, ए आखिर के 10 दिन भी काम करता, तो कितना काम होता? भाई ए एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है। अगर ए आखिर के 10 दिन भी काम करता तो सेम इसी टाइम में 120 कुर्सी और बन जाती। बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर बी छोड़ के नहीं जाता, मान लो अगर बी आखिर के 12 दिन भी काम करता, कितना काम होता? बी एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है। अगर बी आखिर के 12 दिन भी काम करता तो 12 निम्मा 108 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम में बच्चों, इसी टाइम के दौरान
यहां से यहां तक काम कितना होता भैया, एक 504, 500, 600, 700 हो गया, 20, 8, 28, 4, 32 हो गया, यानी कि 732। सेम टाइम में काम कितना होता है, 732 यूनिट काम होता है सेम टाइम में। मैंने टाइम नहीं बदला, लेकिन काम करने का तरीका बदल दिया, टाइम उतना ही है मेरे प्यारे भाई। तो अगर भैया ए और बी छोड़ के ना जाते ही आखिर के 10 और 12 दिन भी लगातार काम करते तो 732 यूनिट काम होता 504 की बजाय। यानी कि 732 यूनिट काम को किसने किया होगा, सेम टाइम में ए बी सी तीनों ने मिलकर, क्योंकि कोई छोड़ के नहीं गया। तो मैं कहना चाहता हूं इसी टाइम पीरियड में अगर ए बी, ये जो ए और बी छोड़ के भाग रहे हैं, अगर ये छोड़ के ना भागते, चुपचाप आखिर के 10 दिन और 12 दिन भी काम करते तो सेम टाइम में 732 काम होता। और ये तीनों काम करते मेरे प्यार भी कितना, 12, 9, 21 प्लस 8, 29 एफिशिएंसी के साथ। यानी कि काम कितने दिन में हो, 732 को 29 से भाग देंगे तो आ जाएगा 29 दूनी 58, 58 के बाद आपका बच जाएगा 15, 152। तो 29 पंजे 145, यानी कि अप्रोक्स 25 दिन के करीब आ रहा है। तो इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन है। ये सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत बढ़िया तरीका है, एक बार आप और देख लीजिएगा रिपीट करके। हम देखेंगे सवाल नंबर 5, करो। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, आपके दो संख्याएं दी हैं, इनके बीच का आपको मध्य अनुपाती बताना है। सबको पता है अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, रूट ए बी, दोनों की गुणा करके अंडर रूट ले लो, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे आपको इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो सबसे पहले देखो एक कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल आएगा, पेपर ऑनलाइन होना है तो आपको ये लिखना नहीं है रफ सीट पे, सवाल को कंप्यूटर पे देखो कि आपको इनकी गुणा करनी है और ये ए अंडर रूट करना है, ये इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है जी, सबसे पहली बात इनकी हमें गुणा करनी है। गुणा करके देख लो कि फिक्स नंबर कोई आ रहा है, पूरी ऐसा नहीं कि आप पूरी गुणा करने बैठ जाओ, ऑप्शन है तो ऑप्शन का इस्तेमाल करो। फिक्स नंबर कैसे आएगा, जब या तो एक इंटीजर में गुणा हो या रूट की रूट में गुणा हो। सर 13 की 10 में गुणा होगी तो 13 दुसाम 130 आएगा। फिर 8 रूट 5 की माइनस 2 रूट 5 में गुणा होगी तो 8 दूनी 16 और रूट 5 की रूट 5 में 5, 16 पंजे 80। 8 रूट 5 की माइनस 2 रूट 5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 16, रूट 5 की रूट 5 में 5, 16 पंजे 80। 130 में से 80 घटाएंगे 50, यानी कि इंटीजर 50 आएगा, रूट के अंदर इंटीजर 50 आएगा। भाई ये रूट के अंदर इंटीजर 50 ये तो नहीं है, ये भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा, चौथा वाला, क्योंकि यहां रूट के अंदर 54 आ रहा है, आना चाहिए क्या 50। इस सवाल का आंसर फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आप पूरा भी कर सकते हैं तो 50 आएगा। रूट वाली कैलकुलेशन कैसे आएगी, रूट वाली कैलकुलेशन आएगी मेरे भाई जब आप रूट की रूट में गुणा करेंगे, जब आप रूट की एक इंटीजर में गुणा करेंगे, रूट की एक इंटीजर में गुणा करेंगे। कैसे, देखो बता देते हैं हम आपको। 13 की माइनस 2 रूट 5 में गुणा करेंगे, माइनस का 26 रूट 5, ये आ गया। और ये 8 रूट 5 की 10 में गुणा करेंगे 80 रूट 5, तो 80 रूट 5 में से 26 रूट 5 घटाएंगे तो 80 माइनस 26 क्या आएगा, 54 रूट 5 आएगा, ये रहा। पूरा करने की जरूरत नहीं, सीधा ऑप्शन से ही सवाल हो जाता है। आगे चलो, सवाल नंबर है 6। ए दो दिए गए स्टेशन के बीच 21 दिन में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी की हेल्प से उन्होंने ये काम केवल 2 दिन में कर लिया, सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बहुत बढ़िया, देखो ए दो स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक बिछाता है 21 दिन में, 21 दिन में काम कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। अब सी की हेल्प से, यानी कि ए और बी दोनों ने मिलकर सी की हेल्प ली, यानी कि 3 लोग हो गए, तीनों लोगों ने काम कर लिया 2 ही दिन में। तो अब सवाल यह पूछा है सी अकेला वो काम कितने दिन में पूरा करेगा। ये तो टाइम एंड वर्क का वायरल सवाल है भाई, हर बच्चा कर लेगा। 21 और 15 का एलसीएम 105,
105 21 के और 15 दोनों के पहाड़े में आता है। इतनी बुद्धि होनी चाहिए आपको जल्दी से सोचने की। लेकिन 105 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से गुणा और करेंगे 210, यानी कि 210 आपका आ गया टोटल वर्क, यानी कि इनका एलसीएम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 21 पंजे 105। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 सत्ते 105। तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, तीनों लोग 210 कुर्सी 2 दिन में बनाते, एक दिन में कितनी बनाएंगे? 210 को 2 से भाग करेंगे 105। तीनों की एफिशिएंसी 105 आएगी। मुझे सी की एफिशिएंसी निकालने, केवल ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 7 है, तीनों की एफिशिएंसी होनी चाहिए 105। देखो ये 5 7 12 हो रहा है, तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 105 में से आप लोग 12 घटाइए, तो कितना आ जाएगा भैया? 105 में से 12 घटाएंगे तो 93 आ गया। कुछ गड़बड़ है। 21 पंजे 105, और यार देखो मैंने गड़बड़ कर दी ना यहाँ पे। 21 पंजे कर रहा हूं मैं, तो 21 दुसाम नहीं होगा यहाँ पे? 21 दुसाम, और ये 15 से जाएगा 14 बार, 14। अब सही है, ठीक है बच्चे। तो ए की एफिशिएंसी 10 आएगी, है ना। ए 210 कुर्सी 21 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 10। ए की एफिशिएंसी 10 आएगी, जल्दबाजी में मैंने 105 ले लिया दिमाग में। बी की आ जाएगी 14, तीनों की एफिशिएंसी 105 है, तो सी की क्या आएगी? 105 में से 14 प्लस 10 आप 24 घटा लीजिए, यानी कि 81। तो सी की एफिशिएंसी 81 आ गई भाई, सी की एफिशिएंसी। सवाल तो ये है सी अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है 210। अगर सी इस काम को अकेले करता तो सी करेगा 81 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में? ये 3 से चला जाएगा बच्चे आपका 70/27 दिन में, ये आ गया। तो 27 दूनी 54, यानी कि यही वाला आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इससे सरल तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता। हालांकि ये सवाल ऑप्शंस इतने वो हैं कि भाई तीनों लोग मिलके 2 दिन में कर ले रहे हैं, एक इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं, एक 21 दिन ले रहा है, अभी 15 दिन ले रहा है, तीनों मिलके 2 दिन में कर रहे हैं, तो सी की जो वैल्यू आएगी वो 2 के काफी नजदीक आनी चाहिए। 10 नहीं आएगी, 8 नहीं आएगी, 12 नहीं आएगी, 2 के काफी नजदीक आनी चाहिए। तो आप ये अप्रोक्सीमेशन से भी ये सवाल कर सकते हैं, पर हर बच्चा नहीं कर पाएगा। सवाल नंबर 7, एक संख्या को 899 से भाग देते हैं तो शेषफल 63 है, उसी संख्या को 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इतनी देर में हो जाता है सवाल। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाए, मैं बता दे रहा हूं। मान लो कोई संख्या n है, अगर हम किसी संख्या n को 899 से भाग देते हैं, 899 से, तो बच्चों भाग देने पर जो शेषफल आता है रिमाइंडर, वो 63 है। 899, ठीक है। अगर उसी सेम नंबर n को 29 से भाग दिया जाए, 29 से, तो आप बताओ शेषफल क्या आएगा? ये सवाल है। तो ऐसे सवालों में क्या देखना? देखिए संख्या तो नहीं बदली, संख्या तो सेम है। क्या 899 का ही फैक्टर है 29? 29 से 87, 29 से कम 29, हाँ जी। 899 का ही फैक्टर है 29। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप कुछ मत करो। अगर संख्या को 899 से भाग करने पर 63 शेषफल आ रहा है, तो 29 से भाग करने पर क्या आएगा? इस 63 को 29 से भाग कर लो। 29 दूनी 58, क्या बचेगा? 29 दूनी 58, 5 बच जाएगा। 58 5 63, इसलिए सीधा आंसर 5 आ गया। आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 8। करो बालको। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 29 मिनट के गैप पर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती हैं। दोनों टैक्सी एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चलती हैं। ए मैन कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द टैक्सी स्टैंड मीट्स द कैब्स एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट। एक आदमी जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, 12 मिनट के गैप पर इन दोनों टैक्सियों को मिलता है। तो आपसे पूछा है आदमी की स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर में। गजब का सवाल है ये, गजब का सवाल है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। रेलवे ने तो इस सवाल को बिल्कुल धुआं सा उठा रखा है, पूछता ही पूछता है। ये स्टेट एग्जाम तक में आया हुआ है। मान लो ये एक टैक्सी स्टैंड है, यहां से हर 29 मिनट के गैप पर टैक्सी निकलती है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप यहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो, यहां से एक टैक्सी निकली, अगर आप खड़े रहोगे यहां आपको टैक्सी मिलेगी।
ठीक है भाई। टैक्सी निकली, आपको मिली, दूसरी टैक्सी 29 मिनट के बाद निकलेगी भाई। अगर दूसरी टैक्सी 29 मिनट के बाद निकलती है तो आपको दूसरी टैक्सी 29 मिनट के बाद मिलनी चाहिए। लेकिन कर क्या रहे हो आप कि आदमी जो है मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन से स्टैंड की ओर आने लगता है, टैक्सी स्टैंड की ओर। आदमी चलता रहा, आदमी चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, 12 मिनट तक आदमी चलता रहा। 12 मिनट तक आदमी चल के यहां गया। कि जो आदमी है, आदमी ये 12 मिनट तक चलता रहा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर। और 12 मिनट के बाद ही आदमी दूसरी टैक्सी से मिला। विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। अगर आदमी वहीं खड़ा रहता तो दूसरी टैक्सी से मिलता 29 मिनट के बाद। लेकिन आदमी चलता रहा, चलता रहा, कितनी देर तक? 12 मिनट तक। 12 मिनट के बाद ही ये आदमी टैक्सी स्टैंड से जो दूसरी टैक्सी निकली है, दूसरी टैक्सी से मिला। कम टाइम में टैक्सी से मिल गया। क्यों? क्योंकि टैक्सी को ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी पड़ी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि आदमी ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 12 मिनट में। एक्चुअली टैक्सी आदमी को मिलनी चाहिए थी 29 मिनट के बाद, लेकिन आदमी को 12 मिनट के बाद ही मिल गई। यानी कि टैक्सी ने 17 मिनट डिस्टेंस कम चली है। यानी कि अगर टैक्सी यहां से यहां तक जाती तो टैक्सी को 17 मिनट और लगता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? टैक्सी को यहां से यहां तक जाने में 17 मिनट और लगता। और आप जानते हैं कि अगर मैं इस सेम डिस्टेंस की बात करता हूं, इसी सेम डिस्टेंस की बात करता हूं, इसी डिस्टेंस को जाने में आदमी ने 12 मिनट लिया है, और टैक्सी अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करती तो 17 मिनट लेती दूसरी टैक्सी। तो सेम डिस्टेंस में जो टाइम लगता है, टाइम स्पीड का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। सेम डिस्टेंस जाने में आदमी 12 मिनट ले रहा है, टैक्सी 17 मिनट ले रही है, तो टाइम का रेशियो है 12-17। अगर टाइम का रेशियो 12-17 है तो इनकी स्पीड का रेशियो उल्टा आएगा, 17/12। ये आदमी और टैक्सी की स्पीड का रेशियो है बच्चों 17/12। सवाल में टैक्सी की स्पीड आपको दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर, तो 12 की वैल्यू 54 किलोमीटर पर आवर है। बताओ कितने गुना? तो 12 × 48, और ये आपका आ जाएगा जी 12×5 = 60, 6.5 गुना। तो आदमी की चाल भी 17 का 6.5 गुना होगी। सॉरी, 12 का चौका आएगा ना, ये 4.5 है। 12 चौका 48, 4.5 गुना। तो ये 17 की वैल्यू भी 4.5 गुना होगी, यानी कि 68 और 8.5। 68 में 8.5 जोड़ेंगे तो 76.5 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया गोविंद ने? ठीक भाई, तो आदमी की स्पीड भी 17 का 4.5 गुना हो जाएगी। खेल खत्म, आगे चलेगा। सवाल नंबर आपके सामने 9। ये बताइए, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी पैरेलल है। ये समांतर का साइन है। ए बी डी सी आमने सामने की भुजाएं हैं, यानी कि समांतर हैं, तो ये समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम हो गया। ई और एफ डायगोनल ए सी और बी डी के मिड पॉइंट हैं। अगर ए बी 12 है, बी सी 40 है, सी डी 30 है, ए डी 45 है, तो आपसे पूछा ई एफ की लंबाई यहां पर कितनी है? बताओ। देखो सवाल में कुछ भी नहीं है भाई, ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, लेकिन पेपर में सवाल आएगा तो चित्र बनाने की जरूरत तक नहीं है। ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी छोटा है, यहां पे डी सी बड़ा है, तो ऐसे बना लेते हैं। मान लो कि ये एक चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, जिसमें ये दोनों लाइन समांतर है। सवाल चीख चीख के कह रहा है कि ए बी की लंबाई 12 है और सी डी की लंबाई 30 है। अब इसके हमने दोनों डायगोनल खींचे, ये डायगोनल बी डी है और ये दूसरा वाला डायगोनल जो है आपका ए सी हो जाएगा, यही है। अब डायगोनल ए सी और बी डी के मिड पॉइंट है ए और एफ। डायगोनल ए सी का और ये डायगोनल बी डी के, ये मिड पॉइंट है ई और एफ। तो इस दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये जो लाइन है ई एफ, इसकी लंबाई क्या होगी? तो आपको बता दें, किसी भी ट्रेपेजियम में अगर उसके दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है, जो हमारी समांतर भुजाएं हैं ट्रेपेजियम में, जो पैरेलल लाइन है 30 और 12, 30 और 12 इनके डिफरेंस का आधा होगी।
घटा के आधा कर दीजिए, यानी कि 18 का आधा 9 EF की लंबाई आ जाएगी, बी ऑप्शन। तो यानी कि सवाल में इस चित्र की कोई जरूरत ही नहीं थी बच्चों, केवल आपको यही करना था जो दिमाग में भी हो जाता। आगे आ जाइए। दो को प्राइम नंबर हैं, दो सह अभाज्य संख्याएं, उनका गुणनफल 945 है, उनका एलसीएम क्या है? सह अभाज्य संख्याएं समझते हैं, ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो 15 और 28। क्या ऐसी कोई संख्या जो 15 और 28 दोनों को काटती हो? नहीं। तो 15 और 28 आपस में को प्राइम है। अगर मुझे 15-28 का एलसीएम निकालना है तो भैया इनकी सीधी सीधी गुणा करनी पड़ेगी, 15 गुणा 28, यानी कि 420 इनका एलसीएम आएगा। बात आई समझ में? तो दो को प्राइम नंबर का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। ये बात सही है? जैसे कि 4 और 9 दोनों को प्राइम नंबर, इनका एलसीएम क्या आएगा? 4 नाम 36 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर दो को प्राइम नंबर का गुणनफल 945 है तो उनका एलसीएम भी 945 होगा। ये कंसेप्चुअल सवाल था जिसको सॉल्व भी नहीं करना था। 11वें सवाल पे आ जाओ। बताओ बच्चों, ये कितना रुपया है? 10 लाख। 10 लाख रुपया एक निश्चित ब्याज दर पर 3 साल में 10,92,727 रुपए हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ब्याज की दर बताओ। बहुत बढ़िया। देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 10 लाख रुपए। ठीक है जी। 10 लाख रुपए 3 साल बाद कितना अमाउंट बन गए? 10 लाख रुपए 3 साल बाद बन गए 1092727। 10 लाख रुपए। तो आपसे पूछा है 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज की दर क्या? ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है। आप ये मुझे बताओ कि 3 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 100 रुपए पर जो भी चेंज जाएगा सीधा परसेंटेज में आएगा। ये 10 लाख है, ये 4 जीरो एक्स्ट्रा है। अगर मैं 10,000 से भाग दे दूं तो ये तो बन जाएगा 100, और यहां मैं 10,000 से भाग दूंगा तो ये बन जाएगा 109.2727। यानी कि 100 रुपए मैं कह सकता हूं कि 3 साल में 109.2727 हो गए। तो आपको 9.2727% ब्याज मिला। कितने साल के दौरान? 3 साल के दौरान। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या रही होगी? ब्याज की दर क्या रही होगी, ये सवाल है। तो क्या ये सवाल हिट एंड ट्रायल अंदाजे से नहीं हो जाएगा मेरे भाई? ब्याज की दर 6% नहीं हो सकती, 4% नहीं हो सकती कि 6 का 3 बार सक्सेसिव करेंगे तो 18% से ज्यादा जाएगा। 4% का सिंपल इंटरेस्ट ही 3 साल में 12 हो जाता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो 12 से ज्यादा आएगा। यह आएगा 3%। 3 का 3%, 3%, 3% का 3 बार सक्सेसिव करेंगे तो 9% से हल्का सा ज्यादा आएगा, जो ये दिया हुआ है 9.2727%। तो इस सवाल का आंसर पहला ऑप्शन है और ये मेंटली हो जाता। आगे बात समझ में? अगर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष है तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 9%, कंपाउंड इंटरेस्ट हल्का सा ज्यादा मिल जाएगा 9.2727। तो ब्याज की दर 3% पर एनम होगी। ऐसे करने होते हैं सवाल। बताओ जी कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? ओहो हो, 4 अनुपात दिए हैं, इनमें से बता दो कौन सा सबसे बड़ा है। एक तो रास्ता है कि चारों अनुपातों को भाग करके देख लो। दूसरा मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कौन सा सबसे तुम्हें बड़ा दिख रहा है। एक बार ध्यान सुनिएगा। जैसे पहला है 23/75, दूसरा है 22/82, जो 2 से काट भी लेते हैं, 11/41, तीसरा है 29/57, और चौथा है आपका 31/85। यही तो रेशियो है। अब इनमें सबसे बड़ा बताना है। अब डिवाइड करने की तो हिम्मत हमें है नहीं ना, हम करेंगे। तो आप कंपेयर करो मेरे भाई, आप क्या करो, इनको कंपेयर कर लो। ठीक है जी। अब मैं अगर यहां पे बता दूं कि 23 का दुगना, 23 का 3 गुना होता है 69, ये 75, यानी कि नीचे 3 गुने से ज्यादा है। नीचे क्या है? 3 गुने से ज्यादा है। 11 तिया क्या होता है? 33, नीचे 41, यानी कि नीचे 3 गुने से ज्यादा है। 29 दूनी क्या होता है?
58, लेकिन नीचे 57 यानी कि नीचे 2 गुने से कम है। 31 दूनी 62, 31 तिया 93 यानी कि नीचे लगभग 3 गुने के नजदीक है। तो आप अब घोंचू मुझे बता दो कि इनमें सबसे बड़ा का नंबर कौन सा हो। ऊपर अगर सबका बेस सेम है, जहां नीचे छोटी संख्या से भाग दोगे, अगर आप एक सम नंबर को छोटी संख्या से भाग दोगे तो बड़ा आएगा कि नंबर। तो सबसे छोटी संख्या से आप कहां पे भाग दे रहे हो, यहां पे, यानी कि ये जो नंबर है क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। आप ऐसे भी देख सकते हो कि उल्टा ही देख लो कि 75 का आधा 37.5, 37.5 से काफी कम है। 41 का आधा 20, 20 से 11 काफी कम है। 57 का आधा कितना, 28 के आसपास, देखो आधे के करीब है, ये तो आधे से बहुत कम रह गए थे। 85 का आधा लगभग 42, 42 से काफी कम है, तो ये आधे के करीब हो रहा है, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे करना है, और ये भी मैंने आपको लिख के बताया, ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, यहीं से आप कर लोगे पेपर में। ठीक है, दोनों रास्ते, चाहे ऊपर से चेक करो चाहे नीचे से चेक करो। सवाल नंबर 13 लीजिए। सीमा दर्शन है, दो लोग, इनकी एज आय का अनुपात 4:3 है। वो क्रम से 15,000 9,000 रुपए बचत करते हैं। खर्च का रेशियो उनका 16:17 है। सीमा दर्शन का कुल खर्च बताओ। देखो दो लोगों के खर्चों का अनुपात 16:17 दिया है, तो कुल खर्च कितना आएगा, 16 + 17 यानी कि 33। तो जो भी आंसर आएगा 33 यानी कि 3 का मल्टीपल भी होगा, 11 का मल्टीपल भी होगा, यानी कि ये दोनों आंसर तो होने से रहे, ये भी होने से रहा। क्या 11 से कट रहा है, 8 1 9 4 5 9, 11 से कट रहा है। ये यहां पे डिजिटल सम ये 18 हो रहा है, यानी कि 3 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है करने का। ठीक है बच्चों, अदरवाइज ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे, या तो एक्स मान के करो या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे। देखो सबको पता है इस सवाल में क्या दिया है, बचत। अगर आपसे क्या पूछा है, खर्चा, खर्चे में बचत जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनकम। यहां पे दो लोग हैं, सीमा और दर्शन। सीमा और दर्शन के खर्चे का अनुपात कितना है, सीमा दर्शन के खर्चे का अनुपात है 16:17। ये खर्चा है। खर्चे में अगर बचत जोड़ते, सीमा की बचत कितनी है 15,000 रुपए, दर्शन की बचत कितनी है 9,000 रुपए। खर्चे में बचत जोड़ा तो फाइनल रेशियो किसका आएगा, दोनों की इनकम का। सीमा दर्शन की इनकम का रेशियो कितना है 4:3। ऐसे हर सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में लगा देता हूं, जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है, और आपको फाइनल रेशियो दिया है। मेरे भाई जो चीज पूछी गई उसको पहले लिख लीजिए। 16 × 48, 17 × 4 68, 68 और 48 का डिफरेंस आ गया 20। तो 20 की वैल्यू क्या है भाई, 4 नाम 36,000, 15 × 45,000, तो 45 और 36 का डिफरेंस 9,000। तो 20 की वैल्यू 9,000 रुपए आ गई, यानी कि सीधा सीधा 450 गुना। अगर ये 450 गुना है तो इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आया। सीमा दर्शन का कुल खर्चा कितना है, 16 + 17 33, तो 33 की वैल्यू भी 450 गुना होगी। 33 की वैल्यू भी 450 गुना होगी, और यही आएगी 14,850। 14,850 रुपए आंसर है। यह है इसका मेथड, पर ऑप्शन से करेंगे, मेथड तो वहां लगाना ही नहीं है। सवाल नंबर 14 बताइए, करो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल। देखो ये अगर आपका अर्थमेटिक कमजोर है, अर्थमेटिक की ज्यादा आना है, मान लो आप नहीं पढ़ रहे किसी टीचर से, तो ये अर्थमेटिक के क्लास नोट्स हैं, इसमें आपको हर वैरायटी का सवाल मिल जाएगा भाई, कॉन्सेप्ट के साथ सीक्वेंस में लिखा हुआ, जो आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो। जो बच्चे अपन आपको थोड़ा बढ़िया मानते हैं पढ़ाई में, बस वो एक बार पढ़ ले उनका काम हो जाता है। तो भाई वो यहाँ 2600 सवाल लिखे हुए हैं इसमें अर्थमेटिक के, ये लगा लो पूरा अर्थमेटिक का निचोड़ इस किताब में। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो। बोला जब 1278, 2368 और 4318 को बड़ी से बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है, तो हर केस में रिमाइंडर y आता है, शेष y बचता है। तो आपसे पूछा है 3x - 14y का मान क्या होगा। आपको 3 संख्याएं दी हैं,
एक बड़े से बड़ा नंबर x ऐसा है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देता है, सेम रिमाइंडर y। तो x की वैल्यू क्या आएगी? कभी भी ऐसा सवाल आए x की वैल्यू क्या आएगी? दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0। 16 में से 7 गया आपका 9 और ये 1090 आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप देखिए इनका डिफरेंस क्या आएगा। 4318 में से 2368 घटाएंगे 0। 11 में से 6 गया आपका 5 हो गया, फिर 42। ठीक है जी, ये 42 हो गया ना। 42 में से आप 23 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 19 ठीक है जी। फिर इसके बाद ठीक है ना, 0, 11 में 6 गया 5 और ठीक है। इसके बाद आप इनको घटाओ, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लो। ये 0 आ गया, 11 में से 7 गया 4 आ गया, ये 42 में से 12 घटाएंगे 30 आ गया, 3040 ये हो गया बच्चे। तो दो दो का पेयर बना के आपने डिफरेंस लिया, इनका HCF, इनका HCF, ये x की वैल्यू होगी। कभी भी आपको अगर पेपर में 3 संख्याएं दी हो, ये निकालना हो कि भाई वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे, वो बड़े से बड़ा नंबर क्या आएगा? आप इनमें से दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए, ठीक है, और फिर उस डिफरेंस का, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस ले, उसका HCF निकालिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अब आप मुझे बताओ क्या आ गया यहां से, इनका HCF क्या आ जाएगा? 10 ही आएगा भाई, और तो कुछ यहां पे आएगा नहीं। ठीक है जी, HCF इनका 10 ही आएगा। 10 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये 109, 1090 का मतलब 109 गुणा 10। अब 109 तो ना इसको डिवाइड करेगा ना इसको डिवाइड करेगा, 109 तो अपने आप में प्राइम नंबर हो जाता है। तो HCF x की वैल्यू 10 आ गई। अब क्या आएगा सेम रिमाइंडर y? आप 10 से किसी को भी डिवाइड करो, आप 10 से इसको डिवाइड करोगे मेरे प्यारे भाई, क्या रिमाइंडर आएगा? 8। तो y की वैल्यू 8 आ गई। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो भी 8 आएगा, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो भी 8 आएगा। तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 8 है, यहां रख देते हैं। 3x माना 14 y पूछा है तो 30, y की जगह 8 रखेंगे, 14 अट्ठे 112। 30 में से 112 आप घटाएंगे तो आ जाएगा भैया माइनस का 82। माइनस 82 इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। आखिरी सवाल करेंगे हम आज के टेस्ट का। ओके, DI डाला है भाई, फॉलो इसको, स्टडी करो और आंसर दो। ये पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ मैगजीन यूजर इन 5 डिफरेंट सिटी ऑफ इंडिया। एक मैगजीन के टोटल 2.5 लाख यूजर हैं। ग्वालियर, लखनऊ, सूरत, आगरा, भोपाल में कितने कितने परसेंट यूजर हैं बताया गया है। तो पूछा है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल मेड बाय भोपाल सिटी इन पाई चार्ट। भोपाल सिटी पाई चार्ट में कितना सेंट्रल एंगल बना रही है ये आपको पूछा है भाई। देखो भाई ये टोटल डाटा कितना होगा? 100%, 100%, जबकि टोटल डाटा होता है 360 डिग्री। अगर ये टोटल डाटा 100% जो है, सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। 100% जो डेटा है सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि 1% बनाता है 3.6 डिग्री। 360/100 ये याद रखिएगा। तो भोपाल का यहां पर 35% मैगजीन पढ़ने वाले भोपाल में है, तो 35% का सेंट्रल एंगल कितना होगा? 35 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 डिग्री से, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 7 का मल्टीपल होगा, जो ये वाला ऑप्शन है केवल। खत्म। 35 यानी कि 7 का मल्टीपल। इसी के साथ ये मॉक टेस्ट एंड होता है मेरे भाई। बहुत बढ़िया और शानदार सवाल आज के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट में हुए। आपने खुद से कितने सवाल कर लिए मुझे कमेंट में बताओ। कौन सा सवाल आपको सबसे बढ़िया लगा ये भी बताना। और मेरे भाई पूरी अगर आपको तैयारी करनी है बेसिक से कंप्लीट चारों सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2026 के लिए हम टारगेट करके पढ़ाएंगे और 8 से 9 महीने में आपको तैयार कर देंगे हम सभी टीचर्स मिलके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका ये क्लास देखने के लिए, क्योंकि सीरियस बच्चा ही पढ़ता है, बाकी तो सब टाइम पास करते हैं फार्म भर के। ठीक है, लेकिन हमारी मेहनत तो लगती है ना भाई। आप कामयाब हो जाओ वही हमारी मेहनत का फल है। चलो धन्यवाद।
कल मिलेंगे दोबारा से एक नए मॉक टेस्ट के साथ। बाय बच्चों।